हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑफिसर एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया जो न्यू बुक है साइंस का। पहले जो है चैप्टर 1 जो है पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जो है ये बुक जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। यह जो है सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। आजकल जो है ज़्यादातर एग्ज़ामों में एनसीईआरटी से ही 80 से 90% एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। जैसे क्या है बीपीएससी टीआरई 1 हो गया, तो देखा गया है कि 80 से 90% जो है एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और जिसके पास किताब है वो रिवीजन कीजिए, और जिसके पास नहीं है तो हमारे साथ पढ़िए, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन निर्भर होता है। अर्थात यानी किसी वस्तु को जो बनाते हैं किसी पदार्थ का चयन निर्भर होता है। जब किसी वस्तु को बनाते हैं तो उसके किस पर निर्भर होता है? पदार्थों के गुणों के आधार पर, पदार्थ के उपयोग के आधार पर। ये दोनों कथन जो है सही होगा। देखते हैं, किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन निम्न आधारों पर किया जाता है। पदार्थ के गुणों के आधार पर, पदार्थ की मजबूती, लचीलापन, गर्मी या ठंडे सहने की क्षमता, जंग प्रतिरोध आदि गुणों के आधार पर तय किया जाता है। अगला देखते हैं, पदार्थ के उपयोग के आधार पर देखते हैं। वस्तुओं का उद्देश्य या कार्य भी पदार्थ के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए बिजली के तार के लिए तांबा चुना जाता है क्योंकि यह अच्छा चालक है। इसीलिए पदार्थ का चयन गुण और उपयोग दोनों के आधार पर किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थों में क्या क्या आता है? पदार्थों में क्या क्या आता है? कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, ये सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चमकदार सामग्री होते हैं? इसमें बताना है कौन सा चमकदार सामग्री है। सोना, रबड़, चाक, पुस्तक। याद रखना, सोना जो है चमकदार सामग्री है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना चमक धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धुतिहीन दिखाई देने लगते। धुतिहीन का मतलब चमक ही नहीं, जिसमें चमक नहीं हो। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धोती दिखाई देते। धोती मतलब चमक। सोना एक चमकदार धातु है। धोतीमय का अर्थ है चमकीला होता है। धोतीमय शब्द का अर्थ होता है चमकदार या चमक वाला। यह शब्द धोती से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाश, चमक या तेज होता है। इसीलिए चमकीला शब्द धोतीमय का सही अर्थ बताता है। कठोर, 5वां नंबर देखते हैं, कठोर पदार्थ कहा जाता है। कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? जिनको दबाना मुश्किल होता है, संपीड़ित करना कठिन होता है। दोनों हो जाएगा, ए और दोनों, ऑप्शन नंबर सी।
जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है। सही, जब कोई वस्तु दबाते हैं तो देखना कुछ दबा जाता है, कोई नहीं दबता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाता। धातुओं की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें दबाना या संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धूती, कठोरता, रुक्ष अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है? कौन सा बताना धातु? लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी। लकड़ी धातु नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धूती होती है, धूती मतलब पहले जान चुके हैं, चमकदार, वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धूतिहीन दिखाने लगते हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धूती दिखाई देती है। लकड़ी एक धातु नहीं है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना। पदार्थ जिसे संपीड़ित करना कठिन हो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। असत्य कथन ये तो सही, जिसे जो है दबाना बहुत मुश्किल होता है, इसे कठोर पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जिसे संपीड़ित करना आसान एवं जिसे खरोंचना आसानी से जा सके कोमल पदार्थ, ये तो सही है। धातु हमेशा चमक बनी रहती है। धातु में जो हमेशा चमक बनी रहती है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे क्या लोहा एक धातु है, उसमें चमक होता है, लेकिन कुछ समय के बाद जिसमें जंग लग जाती है धातु जो अपना चमक खो देता है, तो ये हमेशा तो नहीं चमक होता। जब आप विभिन्न पदार्थों अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ दबाना संपीड़ित होता है, ये तो पहले पढ़ चुके हैं। अविलय शब्द क्या है? अविलय, विलय का मतलब जो मिल जाए, विलय। अविलय जो नहीं मिले, जैसे क्या है, पानी में कंकड़ डाल दिए, वो मिला नहीं, पूरी तरह से घुला नहीं, चीनी डाल दी, उसे घुल जाएगा, तो वो विलय हो गया, घुल गया। अविलय जो नहीं घुला अविलय कहते। तो अघुलनशील जो घुल जाए घुलनशील, जो नहीं घुला अघुलनशील हो गया, वैसा मिश्रण अघुलनशील। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। आप पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, यानी जल में कुछ पदार्थ जल में डालते पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देता है पूरी तरह से, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। ऐसे क्या कहते हैं? ऐसे विलीन हो गए, घुल गए। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय, यानी जब कुछ पदार्थ जल में डालते हैं, कुछ समय के बाद पुनः घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं, कुछ समय के बाद जिस तरह डाले उस तरह दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या विलय हो गया। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित, यानी विलोड़ित का मतलब हिलाने पर, घोलने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलय हैं। ये पदार्थ क्या है? जल में अविलय। अविलय पदार्थ के बारे में सही कथन बताना। देखते हैं, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, जो आसानी में घुल जाते हैं तो विलय हो गया। जल के साथ मिश्रित नहीं होते, यही हो जाएगा। सी नंबर जो है गलत हो जाए।
सी नंबर जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर देखते ये तो पढ़ चुके इसका डिस्कशन। निम्नलिखित में से कौन सा विलय पदार्थों का उदाहरण है? विलय जो मिल जाए विलय, तो जैसे विलय पदार्थों का उदाहरण है, वैसा पदार्थ जो जल में डाले मिल जाए। चीनी मिल जाएगा, नमक पानी में घोलिए मिल जाएगा, वॉशिंग पाउडर घोलिए मिल जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार के सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं। देखते हैं आगे। गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते। उपयुक्त गलत कौन सा कथन है? ये याद रखना, दोनों ऑप्शन जो हैं गलत ऑप्शन कौन है, इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें जो है आंसर लगता है गलत दिया। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। कुछ अन्य द्रव कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर भी पृथक पृथक परत बना लेते हैं। यानी पृथक नहीं कि जैसे क्या आता है, क्या कहते हैं, तेल हो गया मिट्टी का, जैसे घोल दिया, कुछ समय के बाद देखना ऊपर में आ जाएगा। क्यों? तो मिलाने के प्रयास करते हैं लेकिन नहीं मिलता है। कुछ गैस जल में विलय है जबकि अन्य नहीं है। कुछ गैस विलय, यहाँ पर ऑप्शन में देखें, गैस थोड़ा मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं। ये तो सही लग रहा है, गैस जो है थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील है। यहाँ बोला कुछ गैस जो है जल में घुलनशील है, कुछ गैसें जल में घुलनशील जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों के उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बताना। केरोसिन तेल जल में विलय हैं, शहद जल में विलय हैं। तो इसका आंसर जो होगा याद रखना, ये आंसर जो है हमको लगता है डाउट है, क्योंकि कौन सा कथन सही है? शहद जल में, तो ये तो मान सही, शहद को जल में घोलिएगा तो मिल जाएगा। केरोसिन तेल जल में घोला तो मिल जाएगा। अब देखते हैं, डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पर। नीचे देखते हैं क्या दिया। अन्य जिन पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं, किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियों कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के में डालते हैं, तो इसका इन सब का क्या होता है? यानी जब शहद के बूंद जो है गिलास पानी के गिलास में डालते हैं तो क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि आप उससे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दे। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। शहद पानी में घुलनशील होता है, यदि लेकिन यह उसके प्रकार और पानी के तापमान पर निर्भर करता है। शहद पानी में घुलनशील होता है, प्रकार और पानी के तापमान। निम्नलिखित में से गलत कौन सा विकल्प है? सरसों का तेल जल में विलय है, नींबू का रस जल में अविलय है। ऑप्शन नंबर जो है गलत कथन बताना। सरसों का तेल जल में तो नहीं मिलता, ये तो गलत कथन है, तो ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही है। नींबू का रस जल में विलय जबकि जल में अविलय बोला है, तो ये दोनों कथन गलत है, तो ये बी नंबर हो जाए।
सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए, यानी हिलाइए, घोलिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए क्या हुआ। यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अविलय है, जबकि सिरका, नींबू का रस विलय है। चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य बताना है। उन पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है अपारदर्शी कहते हैं। वह पदार्थ या वह वस्तु जिससे हम वस्तु को आर पार देख सकते हैं। जैसे हम कोई उस वस्तु के उस पार में है तो उसे हम देख सकते हैं कि वो आदमी वहाँ पर है, तो ये का पारदर्शी हुआ। तो ये बोला अपारदर्शी है, तो गलत कथन बताना, असत्य कथन है, तो असत्य कथन यही नंबर हो जाएगा। इनमें सब जो है सही होगा। जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते अपारदर्शी जैसे, जिससे आप वस्तु को नहीं, जैसे दीवाल है, दीवाल के उस पार में कोई खड़ा है तो आप इस कारण उससे देख सकते हैं उस पार में कौन है, नहीं है, तो ये क्या अपारदर्शी हुआ। लकड़ी का अपारदर्शी होते, लकड़ी भी एक अपारदर्शी वस्तु है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु अस्पष्ट रूप में, यानी ऐसे वस्तु, ऐसे पदार्थ जिससे आप किसी चीज़ को अस्पष्ट रूप में देख सकते हैं, यानी बहुत अच्छा से देख सकते हैं। जैसे शीशा, जैसे मिठाई लेने जाते हैं, मिठाई के दुकान पे जैसा मिठाई देख सकते हैं, स्पष्ट रूप दिखाया जाता है, तो ये क्या है, ये जो है पारदर्शी हुआ। यहाँ बोला पारभासी नहीं कहलाती, ये भी सही है। पारभासी किसे कहते हैं, जो स्पष्ट रूप से नहीं देखते, यहाँ बोला स्पष्ट रूप से देखते हैं। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहोगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। अपने इन स्थानों को ही क्यों चुना, यानी आप लुका छिपी खेलते हैं तो आप उस स्थानों पर जाना चाहोगे, उस स्थानों पर छिपना चाहो जो हमारे दोस्त जो हैं देख ना सके। ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा उस जगह को क्यों चुना। शीशे खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया, स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर खिड़की के पास या स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले जगह पर आप वहाँ पर छुपा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया। देखकर आपको लगता है देखकर आपका पता लगा लेगा उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच व जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाता है, स्पष्ट रूप से देखते हैं, पारदर्शी कहलाते। ये तो ऊपर वाले ये सब पढ़ चुके, यहाँ से देखते हैं। क्योंकि ऐसा आप करने से आपका मित्र शीशे से देख कर आपको पता लगा लेगा उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते। पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है, ये पारभासी पदार्थ उसे कहते हैं वैसा वस्तु जिससे आप किसी दूसरे वस्तु को, जैसे पारभासी वस्तु वैसा जो है जैसे कोई व्यक्ति इस पार में उस पार में देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट में धुंधला टाइप का देख सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आप कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उसमें वह तेल उल डाल दीजिए और सूरज को देखिए, सूरज दिखाई देगा, या कोई वस्तु को देखिए दिखाई देगा वस्तु लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, आर पर स्पष्ट रूप से नहीं, उसे पारभासी। मोटी लकड़ी
ये तो नहीं होगा पारभासी, इसमें तो 0 के बराबर आर पर नहीं देख सकते। तेलीय कागज ये होगा। धुंधला शीशा, हाँ। गंदा पानी से तो ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा ए, मोटी। उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, प्लास्टिक। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्र में रखना अधिक पसंद करते हैं। मोटी लकड़ी पारभासी पदार्थ नहीं है क्योंकि यह एक अपारदर्शी पदार्थ है। मक्खन का पेपर क्या है? मक्खन का पेपर यानी मक्खन उसमें लेप दिया है उसको पेपर में, तो वो पेपर क्या है? पारभासी, पारदर्शक है, पारभासी है, अपारदर्शी है, कोई नहीं, पारभासी हो जाए। बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाए, यानी तेल का बूंद लीजिए कागज़ पर या मक्खन, खाने वाला मक्खन, उसे पेपर पर थोड़ा रगड़ दीजिए, घस दीजिए, जिससे पकड़ जाए उसका तेलीय वसा चीज़। कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखें। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं, कतई नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज़ पर लगे उस तेलीय धब्बों को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। मक्खन का पेपर भी पारभासी हैं। अगले दिन जो है हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आज जो है दूसरा चैप्टर पढ़े, पदार्थों का पृथक्करण। चलिए।